हाँ जी। तो एक पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं ठीक से, है ना? क्वेश्चन लिखो। रेन इज फॉलिंग, रेन इज फॉलिंग vertically downward, rain is falling vertically downward with velocity 3 meter per second, with velocity 3 meter per second. Find out angle at which a person hold his umbrella, angle at which a person hold his umbrella if number 1, if नंबर 1 लिखो, ही इज स्टेशनरी, ही इज स्टेशनरी मतलब पर्सन जो है वो स्टेशनरी है, ही इज स्टेशनरी. नंबर 2, ही इज वॉकिंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ही इज वॉकिंग with velocity 4 meter per second in horizontal direction, in horizontal direction. तो पहली कहानी क्या है कि रेन वर्टिकल फॉल हो रही है, ठीक है, और वी आर कितना है जी 3 मीटर पर सेकेंड, है ना? और अगर पर्सन खड़ा हुआ है, पर्सन अगर खड़ा हुआ है तो उसको अम्ब्रेला उधर ही होल्ड करना पड़ेगा जिधर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेनफॉल हो रही है ना? तो ये इस तरीके से अम्ब्रेला लेके खड़ा होगा, राइट? सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ एक सिंपल हमें देख हमेशा ध्यान रखना, पर्सन ऑलवेज होल्ड हिज अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, मेन के रेस्पेक्ट में जिधर बरसात आ रही होगी उधर अम्ब्रेला खोलना है ना? तो हमें बात करनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, तो हम यहाँ बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी ऑफ मेन जीरो है, तो ये टर्म क्या हो गई जीरो, तो दिस बिकम्स वी आर ना, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन इज इक्वल टू वी आर, दैट मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा. ये तो केस 1 हो गया, है ना? सेकंड केस की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि आपको सब बोला है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड मैन इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट? तो अगर मैन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और रेन ऐसे फॉल हो रही है वी आर 3 मीटर पर सेकेंड, वी नीड व्हाट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to main can be written as VR माइनस VM ना. अब ध्यान से समझना, अगर ऐसा है तो बताइए क्या जो ये है इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो दिस बिकम्स माइनस ना, तो ये जब माइनस कर दोगे तो दिस बिकम्स माइनस ऑफ VM, राइट? जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं उसको माइनस करते हैं. अब पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर को के हेड को डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे, जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो क्या ये रिजल्टेंट मिलेगा, एंड दिस विल गो गिव्स व्हाट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, ये एंगल हो जाएगा थीटा. बात समझ में आ गई? आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा हियर, टेन थीटा बिकम्स इक्वल्स टू 4/3, तो थीटा की वैल्यू क्या है 53 डिग्री ना, 354 वाला अपना जो ट्राइंगल है उससे, ठीक है? एक और बात बताइए, क्या ये जो है वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो अंडर रूट ऑफ कितना आएगा बताइए, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच गिव्स 5 मीटर पर सेकेंड ना. आई बात समझ में? ठीक है, तो 53 डिग्री पर इसको अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा और जो रेन फॉल होती हुई इसको फील होगी वो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखिए.
लिखे, लिखो, a stationary man observed that a stationary man observed that rain is falling with 10 meter per second. Rain is falling with 10 meter per second at an angle 30 degree with vertical. At an angle 30 degree with vertical. What should be horizontal velocity of the main? What should be horizontal velocity of the main so that he observed rain is falling vertical and rain is again falling at an angle 30 degree with speed 10 meter per second. Rain is again falling at an angle 30 degree with speed 10 meter per second. पहला तो 5 है, दूसरा 10 है। तो हम क्या करेंगे कि सब देखिए, इस बार जो है रेनफॉल हो रहा है, मान लीजिए इस तरह से आपसे कहा जाए कि रेनफॉल जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से हो रहा है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, राइट। और एंगल क्या है इसका वर्टिकल से 30 डिग्री। तो डेफिनेटली स्टेशनरी मैन तो इधर अम्ब्रेला लगा देगा ना इस तरफ। अब हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमारे पास हैं। एक कंपोनेंट है आपको पास जो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, ये कंपोनेंट कितना होगा 10 cos 30, ये कितना होगा 10 sin 30। तो हम बात करेंगे दिस बिकम्स 10 cos 30 डिग्री एंड दिस विल बी व्हाट 5√3 मीटर पर सेकेंड ना, एंड दिस विल बी द 10 sin 30 डिग्री, दिस बिकम्स व्हाट 5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो मेन है उसके रेस्पेक्ट में रेन जो है वर्टिकल फॉल हो, मतलब जब वो चलने लगे तो उसको सिर्फ ये नजर आए। आप मुझे बताइए क्या ये प्लस वाई होता है, ये प्लस एक्स और ये माइनस वाई। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम बात करें तो ये कितनी बनेगी बताइए, सॉरी 5 आई केप माइनस 5√3 जे केप ना, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। बात समझ में आई। हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन कितनी चाहिए, वो चाहिए मुझे 5√3 जे केप। सिर्फ यही चाहिए ना आपको, तभी तो आप अम्ब्रेला इधर होल्ड करोगे। नहीं समझ में आई बात। अब सुनिएगा ध्यान से, velocity of rain with respect to main is always written as velocity of rain minus velocity of main। हमें चाहिए velocity of main, तो velocity of main जो है वो आपको कितना मिलेगा, velocity of rain minus velocity of rain with respect to main। now what is the velocity of rain, this becomes 5 I cap minus 5√3 j cap ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन कितना आएगा जल्दी बताइए, बताओ ना, माइनस 5√3 जे केप ना। क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आर्ग्यूमेंट कैंसिल हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ मेन जो आपको आए है वो 5 आई केप आ जाएगी, जिसकी हम डायरेक्टली बात कर सकते थे। अपन ने सीख लिया था ना ये चीज। तो हमने क्या सीखा था कि जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, अगर आपको सिर्फ ये चाहिए तो आपको इसके बराबर स्पीड से चलना पड़ेगा इधर, तो आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व होगी, है ना। दूसरी चीज, हमने पिछली क्लास में एक बात और सीखी थी कि मान लीजिए मैंने अम्ब्रेला इससे पकड़ा हुआ है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूं तब, तो मैं जब चलना शुरू करता हूं तो अम्ब्रेला में जिस डायरेक्शन में चल रहा हूं उसके अपोजिट रोटेट करना पड़ता है, उसके अपोजिट रोटेट करना पड़ता है। समझ में आ गई बात। तो ये तो पक्का है कि अगर आप खड़े हो और आपको 30 डिग्री पे रेनफॉल होता हुआ दिख रहा है तो चलने पर उसी डायरेक्शन में तो 30 डिग्री कभी नहीं मिलेगा। अगर आप इसी डायरेक्शन में चलना शुरू करते हो तो एंगल घटेगा, और आप उल्टा चलोगे तो एंगल बढ़ेगा।
नहीं समझ में आई बात। तो कहानी सीधी सीधी ये है कि साहब मैं जब अपनी स्पीड को 0 से बढ़ा करके 5 कर देता हूं, तो जो मेरे रेस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी वेक्टर है वो 30 डिग्री से रोटेट हो जाता है। अरे यार, आप खड़े हुए थे तो आपको रेन इधर फॉल होती हुई दिखी ना। जब आप 5 से चलने लगे तो आपको रेन इधर फॉल होती हुई दिखी। तो आप बताइए आपके रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी का वेक्टर कितने एंगल से रोटेट हो गया? कब? जब आप 5 से चलने लगे। अगर आप 5 से और चलने लगोगे तो 30 डिग्री और रोटेट हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात। समझ में आ गई ना बात? तो आपको चाहिए क्या? दूसरी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो हम सिंपल सी बात करना चाहते हैं कि सब इस कंडीशन के अंदर हमें जो रेन चाहिए वो ऐसे चाहिए, है ना? ये एंगल कितना है? 30 डिग्री चाहिए मुझे वापस। ये 5√3 में कोई चेंज, वो तो वही रहेगा ना वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से कभी भी वर्टिकल कंपोनेंट अफेक्ट नहीं होता, तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए, अगर ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन है इस तरफ और ये है इस तरफ, कितना चाहिए बताइए मेरे को? ये कितना होना चाहिए तब ये सेम आएगा? ये वापस आपको वही चाहिए ना 10, ये 10 मीटर पर सेकंड चाहिए नहीं चाहिए आपको? तो ये मुझे वापस कितना चाहिए? 10 मीटर पर सेकंड। कहानी क्लियर? हेलो? तो ये कितना चाहिए मुझे? 5 मीटर पर सेकंड। अब बताइए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन जो अब है वो कितना है? कि साहब -5 i माइनस 5√3 j ना। नहीं समझ में आया। और हमें क्या चाहिए? हमें मेन की वेलोसिटी चाहिए ना। नहीं समझ में आई बात। वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू रेन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन। नहीं समझ में आई बात। मुझे ये चाहिए वेलोसिटी ऑफ मेन। तो वेलोसिटी ऑफ मेन कितना मिल जाएगा मुझे? ये कितना आ गया? ये ना। नहीं समझ में आई बात। और वेलोसिटी ऑफ रेन जुड़ जाएगा ना उधर जाकर के, तो कितना आएगा रिजल्ट? 10 i आ जाएगा ना। नहीं समझ में आई बात। ये देखो, ये देखो, ये माइनस है, ये भी माइनस है। और वेलोसिटी ऑफ रेन कितना एक्चुअली? वो ये प्लस है, ये माइनस है। नहीं समझ में आई बात। जब इधर आके जुड़ेगा तो एक प्लस माइनस कैंसिल। नहीं समझ में आई बात। तो क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। नहीं आया तो पहले इसको कॉपी करो। आएगा भी आएगा, चिंता मत करो, थोड़ा सा दूर है बस वो। सर डायरेक्ट ही हो जाता है ये क्वेश्चन, आपने कल कंसेप्ट बताया था। हाँ वो तो हो, पता है, हो ही जाता है डायरेक्टली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये समझ में आ गया तेरे? वहीं तो अकल लगानी थी। अगर वहां नहीं लगाए तो मामला खत्म। सवाल क्या है? सवाल बता दे। हाँ, 10 मीटर पर सेकंड से बरसात हो रही है, फिर? ये तो पहला वाला हिस्सा है ना, पहला बता। वो तो दूसरी साइड पे वो वाला। तो देखो, आप जिंदगी में कभी भी किसी टीचर से ये शिकायत नहीं कर सकते कि मुझे सॉल्यूशन समझ में नहीं आया। उसके लिए सवाल का पता होना जरूरी है। नहीं समझ में आई बात। लफड़ा ही वही होता है ना। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि क्वेश्चन ही पता नहीं है। अब क्वेश्चन नहीं पता तो सोल्यूशन आप खाक समझ में आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल क्या है हमारे पास? पहला सवाल क्या है बता मेरे को। अब तो और कौन बताएगा? तुम मुझसे पूछ रही है। देख, मेरा सिंपल रूल है, जब भी कोई मुझसे पूछ रहा है तो पहले मैं उल्टा पूछता हूं।
सवाल बता, सवाल बता, जल्दी बता, टाइम कम है अपने पास है ना, अभी डिस्कशन भी करना है, फिर मंडे से एनएलएम और शुरू करना है। ये गलत बात, इसका क्लास एब्सेंस से कुछ लेना देना ही नहीं है। पिछली क्लास में तू एब्सेंट थी 5 दिन से, फिर तेरे को हक ही नहीं बनता पूछने का। आगे बढ़े। आप 5 दिन से एब्सेंट हो तो आपको पिछला क्लास का वीडियो देख के आना था, और आज बताया ना, ये सारी समस्या मैंने यहाँ से ये दोबारा नहीं बताया क्या? ये बताया ना वापस। पता ये जो तूने बात कही ना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर दिमाग में कचरा है कि मेरा वो हो गया था इसीलिए मेरे समझ में नहीं आया, तो कभी नहीं आएगा। ये सच है, ये 100% फैक्ट है। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि मुझे वो नहीं आता है इसलिए ये नहीं आएगा, तो फिर नहीं आएगा समझ में। ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिंपल बात कर रहे हो, ये वेक्टर है। ये तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन इधर लेके आए बेटा जी, ये तो पहले वेक्टर में पढ़ाया जाता था सब हमारे जमाने में। सब वेक्टर में होता था, ये रिवर वाले प्रॉब्लम, ये हवाई जहाज के उड़ने वाले प्रॉब्लम, वेक्टर के सवाल हैं। सवाल ही नहीं है आगे ये। तो वेक्टर में तो पक्का थी। अब सवाल क्या था बता मेरे को, सवाल बता दे तुम जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को। ये ऑनलाइन वाले सारे निकम्मे होते हैं, बताया मेरे को। और मतलब वो सवाल यहाँ तो रे जो चल रहा है ना, उससे उससे संबंधित कभी कमेंट नहीं करते वो लोग। मैंने बरसात में निकलना ही बंद कर दिया इसलिए, क्योंकि मुझे अम्ब्रेला लगाना नहीं आता। मतलब क्या बकवास है। मुझे अम्ब्रेला उधर होल्ड करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में मुझे बरसात होती हुई फील हो रही है। मतलब मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू, नहीं समझ में आई बात। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन ऐसे लिखा जाता है। अगर ये लिखना नहीं आता तो फिर अपन कोई मदद नहीं कर सकते। वेलोसिटी ऑफ रेन आपको यहां पहले दे दी, ये वेलोसिटी ऑफ मेन 0 है तो यहां तो अपन इसको 0 कर दिया, तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वही वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन हो गई। दूसरी कंडीशन में जब मेन चलने लगा तो डायरेक्शन बदल गई ना। अब आपको यहां क्या बोल दिया ऑलरेडी कि साहब बरसात पहले से ही वर्टिकल से 30 डिग्री पे हो रही थी 10 मीटर पर सेकंड से। आपने उसके दो कंपोनेंट कंसीडर कर लिए और वेक्टर फॉर्म लिख डाली। क्या ये वेलोसिटी ऑफ रेन है? अरे बोलो ना यार, वो तो वही रहेगी ना, वो बदलेगी क्या? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वही रहेगी। अब सवाल का हिस्सा क्या था कि साहब आपको ये चाहिए कि रेन आपको वर्टिकल दिखे। एक बात दिमाग में और क्लियर कर लेना कि मुझे वर्टिकल दिखे, इसलिए मैंने ये क्यों बचाई कि साहब आप हॉरिजॉन्टल चल सकते हो धरती पर, वर्टिकल नहीं चल सकते। तो कभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि इसका इधर कंपोनेंट 0 आता है। तो इसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप कुछ बिगाड़ोगे तो इसका बिगाड़ोगे, और इसके बिगड़ने की वजह से ये पूरी बिगड़ जाएगी। अरे यार दो कंपोनेंट है ना भाई उसके, अगर एक कंपोनेंट से मैं कोई छेड़छाड़ ना करूं और दूसरा कंपोनेंट बहुत ज्यादा बदल दूं तो रिजल्टेंट भी तो बदल जाएगा। नहीं समझ में आया? आप मुझे बताइए, यहां सिंपल लॉजिक है, भाड़ में गया सारा वेक्टर। आप, मैंने आपको क्या सिखाया था, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी उतनी ही है। तो फिर ये आपको नजर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में सब्सट्रैक्शन से मिलता है। तो अगर 5 इसकी इधर थी, मेरे पास भी 5 इधर, तो मैं इसको खा जाऊंगा तो बची मेरी ये। तो ये आंसर हो गया कि मुझे 5 से चलना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात आप समझो, सुन। ये एक भाई साहब है, हेलो, ये खड़े में, हेलो, तो इनके बाल इधर उड़ रहे हैं, मतलब हवा इधर चल रही है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? बाल पसंद नहीं आए? 5 मीटर पर सेकंड से हवा चल रही थी, तो बाल इधर उड़ने लगेंगे ना। अगर ये भाई साहब खुद 5 मीटर पर सेकंड चलने लगे तो बाल नहीं उड़ेंगे। खड़े क्यों होंगे? बाल खड़े हो जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि इनके रेस्पेक्ट में हवा रेस्ट पे आ गई। पर अगर ये भाई साहब 10 से दौड़ने लगे तो बाल उल्टे उड़ेंगे। ये किसी तो कहानी है। आप क्या हो रहा है, आपको फील क्या हो रहा है, उसकी बात है बस।
तो बरसात की वेलोसिटी आप नहीं बदल सकते, पर आप अपनी खुद की वेलोसिटी बदल के आपके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बदल सकते हो, इतनी सी बात है। तो इसके पास 5 ये थी और एक ये थी, अगर 5 से इधर चलने लगा ये, तो ये इसको नजर नहीं आएगी, तो बरसात वर्टिकल होती हुई आएगी। अब 5 के बजाय 10 से चलने लगे, तो इधर बरसात कितनी थी 5, और ये चलने लगा 10, तो इसको बरसात 5 उल्टी होगी ना। तो अगर 5 उल्टी हो जाए, ये 5 अपोजिट डायरेक्शन, कहां चला गया यार, ये 5 इधर चलती हुई फील हो गई, फिर क्या हुआ? नहीं समझ में आई बात? कहानी क्लियर ना यार? हाँ जी, हाँ जी। अब एक छोटा सा सवाल और, इसको कॉपी नहीं करना, बस समझना है। ये जरूरी थोड़ी आप हॉरिजॉन्टल जमीन पे चल रहे हैं, आप पहाड़ पे चल रहे हैं छाता लेके। नहीं समझ में आई बात? अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। मान लीजिए, ये समझने वाली बात है, हर चीज मत कॉपी कर लिया करो। जैसे मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 37 डिग्री है, ठीक है। अब एक भाई साहब जो हैं वो इस पे इधर चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से। समझ में आ गई बात? ये जब खड़ा हुआ था, तो जब ये खड़ा हुआ था, इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेन है वो वर्टिकल दिख रही है 2 मीटर पर सेकंड से, वर्टिकल फॉल हो रही है। किसे? 2 मीटर पर सेकंड से। अब अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगे इधर, तो इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना? 4 मीटर पर सेकंड। ये कितना? 3 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आई बात? तो इसको रेन वर्टिकली 5 से दिखेगी और हॉरिजॉन्टली 4 से उल्टा दिखेगी। नहीं समझ में आया? आप मुझे बताइए, क्या इधर वाली वेलोसिटी जुड़ जाएंगी? तो वर्टिकल वेलोसिटी तो इसके रेस्पेक्ट में इधर कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। अब रेन का कोई कंपोनेंट इधर तो नहीं है ना हॉरिजॉन्टल, तो पर जब ये खुद हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो रेन पीछे चलेगी ना, तो 4 ये हो गई, तो रिजल्टेंट इधर हो गई ना। तो अम्ब्रेला ऐसे लगाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? और किस एंगल पे लगाना पड़ेगा? तो टेन थीटा इक्वल्स टू 4/5। नहीं समझ में आया? 53 थोड़ा है। ऐसे मत करो, लाइए समस्याएं पहले, डाउट थे ना, जल्दी से लाओ फटाफट। किस पे? तो वहां देख ले तो कहां से आ रही है लाइट? हाँ, ये वाली आती है, इधर वाली। इसका करवाते हैं कुछ, किसी ने कागज खींच दिए इसके, पहले थे तो सही आगे कागज है। पंखा तो तू आराम से, पंखे में लटक जा उसके, हवा तेरे ऊपर आएगी सारी, खड़ा हो जाएगा टेबल पे वहां। हाँ जी, लाओ जल्दी लाओ बेटा, टाइम नहीं है अपने पास। कहां तक डिस्कस किया किया हुआ है? एक्सरसाइज 1 कर लिया था ना, स्ट्रेट लाइन का। 2 और 3 लाओ पहले फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। रूल नंबर 1, सवाल का डाउट पूछने से पहले सवाल पता होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि साहब यहाँ शक्ल देखी और पूछ लिया, वो तो सब हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 2, 1 पूरा, अच्छा रिलेटिव नहीं हुआ अपना, ठीक है ठीक है। एक्सरसाइज 1 में भी अपना रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, तो 131वें पेज पे 69 से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 69, 70, 71, 72, 73। आ जाइए फटाफट। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1 है, किधर से आवाज आई? कहाँ था तू अभी? A man is 45 meter behind the bus. When bus start accelerating from the rest with acceleration 2.5 meter per second square, with the with what minimum velocity should the man start running to catch the bus? मतलब इतनी बेइज्जती क्यों करते हो मास्टर की तुम? ऐसे सवाल नहीं करे थे क्या अपन? ये तो उससे भी आसान सवाल है। आदमी कितनी दूर है?
है जी, ये बस है, बस का एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर इनिशियल वेलोसिटी, मेन यहां है। किस स्पीड से दौड़े, बस कितनी दूर है? 45 मीटर। मान लो ये क्रॉसिंग पॉइंट है, तो बस कितना चलेगी बताओ? ये मान लीजिए x है, तो x की वैल्यू बस के लिए तो हाफ ए टी स्क्वायर होगी ना, और ये भी x हो गया, नहीं हो गया? तो मेन के लिए कहानी क्या हो गई? मेन वहां पहुंचेगा तो कितना चला? 45 प्लस x, और कांस्टेंट स्पीड से चला, तो v इंटू टी करूंगा ना, x की वैल्यू पुट कर दे। नहीं समझ में आया? आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, ये आपको तो पता होगा ना, जब अपन एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर रहे हैं और आपने डाउट भी मार्क कर रखे होंगे, तो अपनी नजरें वहां जमाए रखें, मेरे आगे निकलने के बाद पीछे मत आना। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक्सरसाइज 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, 1 to 5, 4। A particle move with constant speed v along the regular hexagon in the same order. Magnitude of the average velocity for the motion a2 किधर से आवाज आई? ये सवाल आपके इसी मॉड्यूल में सोल्ड भी है, और मैंने वेक्टर में क्लास में करवा दिया था। यही करते हो तुम लोग। कहाँ ये हेक्सागन है? चलिए साहब, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तूने किया था इसको? कहाँ किया बता मेरे को? अच्छा, घर पे होगा वो, हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा मुझे बता, यहां से यहां अगर ये डिस्टेंस डी है, साइड डी है, तो ये डिस्टेंस कितना होता है? √3d। अब क्या क्या पूछा है तेरे से बता सवाल में? ए से कहा एफ, तो ए से एफ ही है। क्या और पूछा क्या है सवाल में अपन को? एवरेज वेलोसिटी। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी ना। और टाइम टेकन कितना होगा? किस स्पीड से चला वो? वी से ना। 1, 2, 3, 4, 5, 5d/v। अरे यार, यहां से यहां लेंथ ऑफ द पाथ कितना हुआ? 5d ना। तो टाइम टेकन कितना लगा? 5d/v। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? d। तो आंसर क्या आएगा? हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। When the velocity of an object is zero at instant, the acceleration need not be। बिल्कुल ठीक बात है। आप कोई भी पार्टिकल जब अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलता है, कोई भी पार्टिकल जब डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलता है, तो पार्टिकल मोमेंटरीली रेस्ट पे आता है, तब उसके पास एक्सेलरेशन जीरो, पर वेलोसिटी तो जीरो होती है। आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, तो मैक्सिमम हाइट पर रुकती है, तो जब मैक्सिमम हाइट पर रुकेगी, तो आप मुझे बताइए क्या वहां उसकी वेलोसिटी जीरो है? पर वहां एक्सेलरेशन तो है ना। तो जब किसी भी चीज की वेलोसिटी जीरो है, तब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर सकता है। आप एक एग्जांपल और बताइए। क्या जहां v जीरो हो, v मतलब पोटेंशियल, v मतलब, क्या वहां dv/dr हो सकता है? अगर v जीरो हो तो dv/dr हो सकता है क्या? अरे बताओ ना, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल नहीं पता मेरे को। ध्यान से देखना, ये सिमिलर एग्जाम्पल हैं। यहां एक चार्ज है, क्या है यहां पर?
चार्ज, यहां चार्ज है प्लस क्यू और ये चार्ज है माइनस क्यू, राइट? बताओ ना, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस भी आर। यहां पोटेंशियल बताइए, जीरो ना, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए 2 kq/r², राइट वर्ड। इसका भी kq/r², उसका भी kq/r² ना। तो बताइए यहां v क्या है, पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इसका मतलब dv/dr जीरो नहीं है, नॉन जीरो होगा ना ये। नहीं समझ में आई बात? तो जहां कोई चीज जीरो हो वहां उसका चेंज एग्जिस्ट कर सकता है, वहां उसका चेंज, समझ में आ गई बात? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऑसिलेशन होता है, एसएचएम, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे वो जीरो रेस्ट पे आता है? पर तब उसके पास एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा। नहीं समझ में आई बात? तो जहां कहीं भी अंडर द रिटार्डेशन कोई पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलेगा, वहां पर वेलोसिटी जीरो, पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। अब दूसरा जो रीजन यहां पर है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये इसका एग्जाम्पल है, पर क्या ये इसका कॉज है? बोलो भाई, क्या ये जो है इसका एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, पर क्या इन्होंने ये बताया ऐसा होता क्यों है? तो क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ए और बी दोनों सही हैं, पर एक्सप्लेनेशन, धन्यवाद है। अभी इतनी देर से क्या कर रहा था? कबड्डी खेल रहा था मैं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बता रहा था। क्या बता रहा था? कि जहां कोई चीज, वहां उसका चेंज एग्जिस्ट, ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर सकता है। क्या एग्जिस्ट कर सकता है? ग्रेडियंट। वो कहीं भी ले लो तू, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल दिया, तो फोर्स का एग्जांपल ले ले, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर ना। बोलो भाई, तो मुझे बताइए जहां यू जीरो हो पोटेंशियल एनर्जी, वहां डी यू बाई डी आर हो सकता है? नहीं समझ में आई बात? एक बात बता मेरे को, अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हो आप? जीरो। पर वहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसमें फोर्स नहीं है क्या? एम जी तो है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 9। Positive acceleration in rectilinear motion of body does not implies the body speeding up. ठीक बात है। Both acceleration and velocity are vectors. ये बात भी ठीक है, पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा है। आपको क्या बताया था मैंने कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता कि स्पीड बढ़ रही है। असल में जैसे मान लीजिए ये दो हैं, समझना ध्यान से, हम ये वाला डायरेक्शन ले रहे हैं पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। आप मुझे बताइए क्या यहां V और A दोनों पॉजिटिव हैं? तो यहां V बढ़ेगा ना। यहां तो ये बात सच थी। हेलो, यहां V क्या है? पॉजिटिव ना। पर A क्या है? यहां क्या होगा? यहां V घटेगा। यहां V क्या है? नेगेटिव ना। A भी क्या है? नेगेटिव ना। V क्या है? बढ़ेगा। तो क्या सिर्फ पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने पे V बढ़ता है? अरे भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन होने पे V बढ़ सकता है ना। नहीं समझ में आई बात? इसका मतलब इन्होंने जो बोला वो सच तो है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन रेक्टिलिनियर मोशन में हो तब ये जरूरी नहीं है कि स्पीड बढ़े। ये कहानी क्लियर? बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर वेक्टर, डेफिनेटली बोथ आर वेक्टर। पर क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या है? बी। ना ना, ये गलत है, बी ही सही है। इसका रीजन ये है कि इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, in that situation velocity is या speed is down, if both are in same direction speed is, समझ में आ गई बात? आप मुझे बताओ असल कहानी क्या है? अगर आपने फोर्स जो लगाया वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगी। नहीं समझ में आई बात? और अगर फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगाया तो स्पीड घटेगी। भाई क्या, अच्छा एक बात बताइए, क्या जहां स्पीड घट रही है यहां वेक्टर नहीं है? वेक्टर तो यहां पे भी है, वेक्टर तो यहां पे भी है, वेक्टर तो यहां भी है, तो क्या वेक्टर का बोल देना जस्टिफाई हो गया? गलत बात है। हाँ बिल्कुल करेक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। A particle having zero acceleration must have constant speed.
सर्कुलर मोशन। स्पीड वहां पर कांस्टेंट होती है, पर क्या एक्सेलरेशन जीरो होता है? नहीं, हो गया ना गड़बड़। एक्सरसाइज 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12, 13, 14, 15। आ जाइए, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में पहले कंसेप्ट बिल्डर पाइए ना। कंसेप्ट बिल्डर 1 कहाँ है भैया? 147 पे। सारे सवाल आसान थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। बताइए कोई डाउट हो तो। पक्का? कंसेप्ट बिल्डर 2 पेज नंबर 150। बोलो, है कोई डाउट? ठीक है, आगे आ जाइए। अच्छा, ये तो अपन ने रेनमैन तो आज ही किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेनमैन वाली जो प्रॉब्लम्स है, मतलब कंसेप्ट बिल्डर 3 जो है, उसका मैं वापस आपको टाइम दे दूंगा मंडे को। 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से, इस पर काम हो जाएगा। जो भी डाउट्स हैं लेके आ जाना। आ जाइए आप एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th। सबने गोले लगा रखे हैं। A bullet fired with the speed 1000 मीटर पर सेकेंड in order to hit the target 100 मीटर। अरे भाई, बंदर, बंदर इज द समस्या। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपसे क्या कहा था? टी टाइम में कोई भी चीज कितना नीचे गिर जाती है? बताइए कितनी दूर है टारगेट? 100 मीटर है ना? और स्पीड क्या है? तो टारगेट तक पहुंचने का टाइम क्या होगा? 100/1000 is 0.1। तो जहां तूने टारगेट को एम किया था, अगर उधर ही बुलेट जाती तो 1 सेकंड में हो जाती। नहीं समझ में आई बात? पर क्योंकि जी है, तो 0.1 सेकंड में कितना गिर जाएगी वो? हाफ 10 इंटू टी का स्क्वायर। 0.1 या 0.01 लिख दें? नहीं समझ में आया? कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर। ये 5 है तो सेंटीमीटर हो जाएगा ना? तो 5 सेंटीमीटर ऊपर तेरे को एम करना पड़ेगा, तब उसको हिट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 है 12। The speed of the maximum speed at the maximum height of the projectile is this time of initial speed u। ठीक है, इट्स रेंज ऑन द, इसमें क्या कैलकुलेशन? इसमें कैलकुलेशन है क्या? हाँ जी, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी होती है? u कोस थीटा होती है ना? मान लो ये v है। समझ में आई बात? हेलो, आपसे क्या कहा सवाल में? क्या? दोबारा पढ़। हाँ, तो अगर इनिशियल स्पीड मान लो मैं v मान लूं, क्या मान लूं? v मान लूं, या यहाँ क्या u तो नहीं दे रखा ना, यहाँ पे तो u ही मान ले अपन, तो u ही मान ले। तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी हो गई? √3/2 u ना? क्या ये u cos थीटा होती है? तो थीटा की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री ना? हो जाएगा। u से u कैंसिल नहीं किया था। 13, 14, 15 है बेटा? 14, 14 बहुत आसान सवाल है। इधर देखो 14 क्वेश्चन में, ये अच्छे बहुत सारे बच्चे इस पे गड़बड़ करते हैं। आसान सवाल होता है ये। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन हमें समझ में आता है? प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसा है क्या? ये ओरिजिन है। तो आपसे कहा जब वो मैक्सिमम हाइट पर है तब उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो क्या मैक्सिमम हाइट पे एक्स कोऑर्डिनेट r/2 होगा और वाई कोऑर्डिनेट h होगा ना? आप मुझे बताइए, आपसे कहा है रेंज किसके बराबर है? मैक्सिमम पॉसिबल 400 है। अरे यार, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज
तो उसने एक इंफॉर्मेशन और दे दी, तेने 45 डिग्री पे फेंका है उसको। तो अगर मैक्सिमम पॉसिबल रेंज 400 है तो हाइट क्या 100 होगी, 1/4 होती है ना, और r/2 कितना होगा 200 ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना होंगे, x कितना है, y कितना है, तो 200, 100, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25। A ship is traveling, ये शुद्ध बेवकूफ बनाने वाला सवाल। ये अपन ने कितनी बार डिस्कस कर लिया, तुम फिर फंस गए ना यहाँ पर। दो शिप हैं, सुन लेना ध्यान से भाई साहब, कार्ड बाद में देख लेना, आप ही का है, घर पे बैठ के भी देख सकते हो, कार्ड देख सकता है ना, बहुत ठीक है। हाँ जी, ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट ना, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये ओरिजिन है। एक शिप किधर चल रहा है, ईस्ट में, चलो ईस्ट में चला देते हैं शिप, ईस्ट में चल रहा है, किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से समझना, आपसे कहा है अ सेकंड शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से, तो नॉर्थ से इधर चल रहा होगा, नहीं समझ में आई बात। मान लो इसकी स्पीड v है, तो v का ये कंपोनेंट क्या, v cos 30 ना, और ये क्या, v sin 30 डिग्री। अब आपने क्या करा, जब आपने इस पे बैठ करके इसको देखा तो आपको सिर्फ इधर चलता हुआ दिखा। ऐसा कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। अरे यार, तो v sin 30 क्या है, v/2 ना, क्या ये 10 के बराबर है, तो v बराबर 20 आ गया। नहीं समझ आया, पक्का ना, है? एक बार और बता दें, कई बार बता दिया ये तो, आज ही वाली क्लास में 3-4 बार बता दिया कंसेप्ट। ये शिप इधर चल रहा है ना, किस स्पीड से, और दूसरा शिप चल रहा है नॉर्थ से 30 डिग्री इधर, तो जो शिप इधर चल रहा है उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट ले ले, एक ही है दूसरा ये। अब सवाल नहीं, अब क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं, अब तो सवाल है। सवाल में क्या बोला कि जब तू इसमें बैठ के इसको देखता है तो सिर्फ इधर चलता हुआ दिखता है, मतलब ये वाली वेलोसिटी दिखती है। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब जितनी वेलोसिटी तेरी इधर है उतना ही कंपोनेंट ये हो, तो v sin 30 बराबर 10। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 29। अ बोट टेक्स टू आवर्स टू गो, ये शुद्ध बेवकूफ बनाने वाला सवाल है। किधर से आवाज आई 29, आप मुझे बताओ, इसकी पहली जो एक दो लाइन है उसका क्या मतलब है। हाँ, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, कैसे कैसे, हाँ हैं, ये तो गड़बड़ कर दिया तूने, इतना नहीं करना, इतना ऐसे क्या करे, ऐसे करेगी तो उलझ जाएगी। हाँ हाँ, बोल बोल बोल। हाँ, 8 किलोमीटर जाकर के वापस आने में 2 घंटे लेता है, तो वो 16 किलोमीटर चला है, तो उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। यही गच्चा खाते हैं सब लोग, नहीं समझ में आई बात, कितनी होगी इसकी स्पीड, 8 किलोमीटर पर आवर, नहीं समझ में आई बात। अब क्या पूछा आगे, हाँ, आप मुझे बताओ, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 8 किलोमीटर, ठीक है, ये मिल गया आपको। अब वो इधर नीचे की तरफ चला,
डाउन स्ट्रीम में है? नदी के बहाव अच्छा एक बात बता। नहीं 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 नहीं, सेम सेम नहीं है। नदी किधर बहती होगी? ऊपर से नीचे की तरफ। तो डाउन स्ट्रीम किधर बोलेंगे? जिधर नदी बह रही है। अब ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि अप मतलब डाउन स्ट्रीम से नदी बहती हुई आ रही है। नदी किधर बहेगी? पानी हमेशा हायर लेवल से, तो अपर लेवल से डाउन लेवल पे फ्लो करेगा ना। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब नदी के बहाव की डायरेक्शन, अप स्ट्रीम मतलब उसके। तो जब आप नदी के बहाव की डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाती है? तो बताओ टाइम कैसे निकालोगे? डी अपॉन वी वन प्लस वी टू कर दूं। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? डी अपॉन वी वन माइनस वी टू। दोनों को जोड़ दे। बढ़े आगे। 30, 31, 32, 33, 34। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट लाइन समझना ही क्या तेरे को? बस बोतल तेरे हाथ में है, उसको पानी से भरना है। बरसात हो रही है भाई मेरे। ये मान लीजिए बोतल है। अब इस बोतल को मैं एग्जैक्टली पानी जिधर से आ रहा है, इसकी जो वॉल्स हैं वो उस पानी के पैरेलल होंगी, तभी तो हिट नहीं करेंगी उसको। अगर मान लो बोतल ऐसे है और किसी एंगल पे बरसात आए तो उसको टच करेगी ना वो। तो मतलब आपकी जो बोतल या पाइप जो है वो एग्जैक्टली वही अम्ब्रेला वाला सवाल है। यहाँ बोतल भर दी और क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। अब संडे को, मंडे को किधर से आवाज आई है? तुझे क्या मतलब? तूने सवाल कहाँ किए? किए? अच्छा बता कौन सा सवाल किया तूने? है? अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है सर। आप बता दीजिएगा सर कहाँ क्या कैसे करना है, वैसे ही करेंगे सर। हाँ जी। हाइट कितनी है? 60 ना। कितना ऊपर फेंका पत्थर? अरे 10 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री। तो ये कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। ऊपर जाके नीचे आएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? -60 इक्वल टू यूटी कितना? 5t -5t स्क्वायर हाफ जेड स्क्वायर, ये होता है ना। क्या बनी इक्वेशन? -5t² प्लस 5t प्लस 6t इक्वल टू, इसको उधर ले गए और इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा और कुछ नहीं किया। ए कितना है? टी निकालना है। माइनस बी कितना? 5 ना। प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना? 25 माइनस 4a कितना? -20 इंटू 60 -1200। माइनस माइनस क्या हो गया? तो 1200 लिख दूं। अपॉन 2a इज वॉट? -10। 1225 मतलब 35। 1225 का रूट क्या होता है? 35। तो क्या मिला बता? 5 प्लस सॉरी -5 प्लस माइनस 35 अपॉन -10 ना। पहले माइनस साइन लो, ये हटा दे। तो -5 -35 -40 अपॉन -10, 4 सेकेंड। और दूसरा वाला क्या आएगा? 3 भी नहीं आएगा, -3 आएगा। -3 आएगा ना। तो यही सच है। हाँ जी हाँ जी, सोच सकते हैं ना, सोच सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। हैं?
4 कर ले, 5 दे रखा है। 4 आया ना तेरे सामने। अच्छा 4 तो तेरा भी आ रहा था। हाँ इसका 4 दे रखा है शायद ना, सॉरी 5 दे रखा है। 4 इज द राइट आंसर। हाँ हाँ हाँ, 80 तो डिस्टेंस ही नहीं है। हाँ? 4 कैसे आ जाएगा, ऊपर भी जाएगा। तो 0.5 मजाक होता है क्या? 0.5 के लिए जाएगा, 0.5 वापस भी आएगा। 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड में दुनिया बदल जाती है। नहीं समझ आया, 1 सेकंड में दुनिया बदल जाती है। बढ़े, चलो आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 7 से 11, 9 समस्या। क्वेश्चन नंबर 1 से 7, एक्सरसाइज 4 ना। 1 से 7, 5 5, 5 5 2 बार, एक ही बार बताना था 5 5। रीनीट का पेपर है और सब लोग रीनीट रीनीट रट लगाए बैठे हैं। देखो ये तो सबूत है ना इस बात का कि रीनीट भी होता है। होता तो है। देखो मेरी बात सुनना, किसी भी चीज की टकराने की शर्त क्या होती है? पहली बात तो 2 चीजें होनी जरूरी है। एक चीज तो नहीं टकरा सकती ना, किसी ना किसी से टकराएगी। हाँ, तो 2 चीजों का एक ही टाइम पर एक ही जगह पर होना, ये हर कोलिजन की कंडीशन है। नहीं समझ में आई बात? टू ऑब्जेक्ट्स विल बी एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस लोकेटेड एट द सेम पोजीशन, टकरा गए। अब समझना ध्यान से, पहले वाले की वेलोसिटी कितनी? v1, दूसरे की कितनी? v2। इन्होंने कहा कि इनके इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 हैं, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ पार्टिकल्स कोलिजन, आप मुझे बताइए पहला पार्टिकल कहां से चला? r1 से, और किस वेलोसिटी चल रहा है? v1 से ना। तो मान लो t टाइम के बाद ये टकराए, तो वो कहां था? r1। t टाइम में कितना चला? अरे यार r1 से चला होगा ना v1t। नहीं समझ में आया? दूसरा पार्टिकल कहां था, मतलब ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। अरे फाइनल पोजीशन हो गई ना इसकी। दूसरा पार्टिकल कहां था? r2 पे। किस स्पीड से चला? तो t2 टाइम के अंदर वो यहां होगा। अगर ये दोनों जगह एक ही है तो टकरा गया ना। नहीं समझ में आया? अरे भाई, ये गरीब r1 से v1 स्पीड से t टाइम में कहीं पे पहुंचा, ये r2 पे था, v2 स्पीड से t टाइम में कहीं और पहुंचा। अगर दोनों जगह एक ही है तो दोनों का फाइनल पोजीशन वेक्टर बराबर करना पड़ेगा ना। चलिए साहब शाबाश, यहां से बात करते हैं। अब पहले शक्ल देखो ऑप्शन की। अच्छा अरे शक्ल देखो ना। r1 माइनस r2 बराबर v2 माइनस v1 इंटू टी। टाइम वेक्टर है या स्केलर? तो स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? तो टाइम जो लगेगा वो कितना? r1 माइनस r2 का मैग्नीट्यूड अपॉन v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड। ये सच है। अब टाइम की वैल्यू यहां पुट कर दे। नहीं पुट करोगे? मत करो। माइनस v1, क्या लिखूं बताओ? r1 माइनस r2 रो मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय माइनस, इससे शक्ल मिला ले जिसकी मिल रही हो, वही आंसर है। सेकंड दिखने में एक ही दिख रहा है वो। कोलिजन की एक ही शर्त होती है, 2 चीजों का एक ही टाइम पर एक ही जगह पे होना, तो उनका पोजीशन वेक्टर बराबर करना होता है, और टाइम भी दोनों का बराबर लेना पड़ेगा, है ना। 6 7 बताइए। 8 सर 8, when an object shot from the bottom of the long smooth inclined plane
kept an angle 60 degree with the horizontal. It takes travel the distance x1 along the plane, but when the inclination is decreases to 30 degree and same object is showed the same velocity, it can x2, ठीक है, travel the x2 distance, then x1 किधर से आवाज आई थी? हाँ, सवाल समझ में आया तेरे? नहीं आया, गारंटेड बोल रहा हूँ नहीं आया। किसी ने किया था इस सवाल को? देखो भाई, तीन लोगों ने किया था और तुमसे बन गया, तीनों से बन गया। क्या ये सवाल स्टॉपिंग डिस्टेंस का है? नहीं है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री ना? ये कितना है? हाँ जी, बताइए। When an object is shot from the bottom of the long smooth inclined plane kept an angle 60 degree with the horizontal, it takes travel distance x1 along the plane. x1 डिस्टेंस पे जाके रुकता है 60 डिग्री पे, g sin थीटा कितना होगा? तो भाड़ में गया। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी? x1 इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2g sin थीटा ना? क्या सेम स्पीड से शॉट कर रहे हो? क्या 2g भी सेम है? क्या x इनवर्सली प्रोपोर्शनल sin थीटा होगा? तो बता, x1 अपॉन x2 बिकम्स इक्वल्स टू साइन 30 ना? अरे बाद का 30 है ना, और साइन 60 ना? साइन 30 क्या होता है और ये क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? क्या हुआ, समस्या आई? बताओ ना, क्या हुआ? नहीं हुआ है जी? हाँ सर, हाँ सर, नीट वालों से ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, अपन कुछ नहीं कर सकते। दो अलग अलग केसेस है ना, दो अलग अलग केस में वेलोसिटी बता सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 9। Two bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from the rooftop of buildings 100 meter apart and same height, ठीक है साहब, with the same velocity, ये भी ठीक है साहब। Then the where will the bullets collide? ओ भाई साहब, यार ये ओडिशा में जो सवाल आए थे बहुत शानदार थे। हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, नहीं सवाल तो हो जाएगा आराम से, पर ये एक सवाल दूसरा है, उसकी ड्रेस बदली उन्होंने। द रियल क्वेश्चन इज व्हाट, जो उन्होंने पूछा है, सुनना ध्यान से, बहुत बेहतरीन सवाल है। ऐसे ड्रेस बदलते हैं वो, सुनना ध्यान से। मान लीजिए टावर है, अब क्या होगा, एक बॉल को आपने इधर U1 से फेंका, दूसरी बॉल को आपने यहां से U2 से फेंका। मेरा पहला सवाल ये, कितने टाइम के बाद इनकी वेलोसिटीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी? कितने टाइम के बाद इनकी वेलोसिटीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी? आप मुझे बताइए, क्या इसका पाथ ऐसे होगा? इसका पाथ भी ऐसे होगा ना? अरे बोलो भाई। अब सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये यहां कहीं था और ये यहां कहीं था, क्योंकि टी टाइम में नीचे तो बराबर ही गिरेंगे ना, ये इधर अलग अलग चलेंगे क्योंकि स्पीड अलग अलग है, तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी नहीं होगी? मान लो v1, इसकी वेलोसिटी इधर होगी या नहीं होगी? मान लो v2। अब इनको आप ऐसे खींचो, कुछ दिख रहा है आपको? नहीं समझ आया। ये क्या कहना चाहते हैं कि कब ये 90 डिग्री पे होंगी? अब समझिएगा, यहां था ये, तो इसकी ये वेलोसिटी कितनी है? -gt, और ये तो u2 ही रहेगी ना, और ये क्या है? -gt, और ये तो u1 ही रहेगी ना।
अब दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। आप मुझे बताइए V1 कितना लिखूं? जल्दी बताओ, शाबाश। U1 आई केप माइनस जी टी जे केप, कहानी क्लियर? V2 बताओ क्या लिखूं? माइनस U2 आई केप, बढ़िया, U2 माइनस जी टी जे केप। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो V1 डॉट V2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। बताइए इनका डॉट प्रोडक्ट कितना? माइनस U1 U2 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0 ना। तो U1 U2 बराबर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टी बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ U1 U2 बाय जी ना। इस टाइम पे परपेंडिकुलर हुई, पहली शर्त। बहुत बढ़िया सवाल है। क्या समझ में आया तेरे अब तक? नहीं, उसके वो भी समझ में नहीं आया। कल एग्जैक्टली वही घटना घटित हुई वहां कुन्हाड़ी में, जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा इस बार तो पक्का चांसेस है। तब ये कोने से उठा और सुसु करने निकल लिया। बोले बाढ़ में गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, देख लूंगा मैं। अच्छा, वो अलग चीज है। उसके अलावा दूसरी चीज और है। वो क्या? कि जब वो वापस क्लास में आए भाई साहब, और मैं पीछे गया चेक करने, तो वो मस्त एक किसी बायोलॉजी के टीचर का वीडियो देख रहा था अपना आईपैड पे। फिर क्या, मैंने आईपैड उठा के फेंक दिया, और किस्मत मेरी अच्छी थी, वो टूटा नहीं। मतलब मेरी अच्छी थी ना, उसका तो क्या ही बिगड़ता। आया समझ में? यहां तक नहीं आया? अगर वो पूछ ले कि जब उनकी वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हुई, उसमें टाइम, सॉरी, उस टाइम उनका सेपरेशन कितना था, तो अगर ये x2 है, ये x1 है, तो वो ये जानना चाहता है। इधर क्या चला? u1t u2t, तो टोटल सेपरेशन कितना हो गया बताइए? x बिकम्स इक्वल टू x1 प्लस x2 ना। अब बताओ क्या u1t प्लस u2t होगा? पक्का ना? t कॉमन ले लें तो u1 प्लस u2 है ना। और t कितना है अपना? अंडर रूट ऑफ u1 u2 अपॉन जी। ये क्या है? मैक्सिमम सेपरेशन। तो ये असली सवाल है जो किसी किताब में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि सब कितने टाइम के बाद परपेंडिकुलर होंगे, तब सेपरेशन कितना। इज वेरी गुड क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने सवाल पे। हमसे उन्होंने उल्टा कह दिया। हमसे क्या कहा कि दो बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर, ऐसे। इसमें उल्टा फेंका था, उसमें ऐसे फेंका। नहीं समझ में आई बात? तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए ऐसे दो बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स की हाइट बराबर लेनी पड़ेगी ना मन को? नहीं लेनी पड़ेगी? मान लेंगे? नहीं मानना पड़ेगा, ये भी ऊपर नीचे हो गई यार। कोई बात नहीं, बराबर तो करना पड़ेगा। हाँ जी, एक को आपने इधर से इधर U1 से फेंका, यू दोनों U है ना, सेम ना, समस्या खत्म। इधर U, नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? तेरे सवाल तो पर तेरे पास मॉड्यूल ही नहीं है। मॉड्यूल होना जरूरी है, सवाल का पता होना जरूरी है। दो बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ द टू बिल्डिंग्स 80 मीटर अपार्ट, सॉरी 100 मीटर अपार्ट। कितना है ये? 100 मीटर ना। बहुत बढ़िया, पहली इंफॉर्मेशन तो ये दे दी उसने। ठीक है, दोनों की स्पीड कितनी? 25। आप मुझे बताओ क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलेगी? तो 25 और 25 कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर कवर होने में 2 सेकंड लगेंगे। 2 सेकंड में कितना नीचे गिरेगी? हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब 20।
नहीं समझ में आया। तो 20 मीटर नीचे और किसी एक से 50 मीटर दूर इनकी मुलाकात होगी। नहीं समझ में आया। धन्यवाद बहुत बहुत। अरे ये दे दिया ना, ये सब बता तो दिया और क्या। तो हाँ, कोलाइड नहीं कर रहे होंगे तो कैसा आएगा? कोलाइड अगर नहीं कर रहे होंगे तो टाइम ही निकल के नहीं आएगा तेरा। पहले क्वेश्चन आराम से बनाना, ऐसे बैठे बैठे सवाल नहीं बनाते। आगे बढ़ो पहले। हाँ, ऐसे थोड़ी कि मेरे दिमाग में कुछ भी आया, कुछ सवाल तेने कहीं देखा हो, अच्छा सवाल हो, समझ में आती है बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया। 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब तो टाइम ही हो गया था करना ये। अच्छा सुनो ध्यान से। जैसा कि मैंने काइनेमेटिक्स में नोटिस किया है, कुछ ज्यादा ही लापरवाह लोग हैं अपने बीच में। लापरवाह मतलब बहुत लापरवाह। दे आर नॉट सीरियस फॉर द होमवर्क। नहीं समझ में आई बात। आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपके रोजाना कहा जाए बेटा सवाल नंबर 6, 7, 19 और 20 में करके आना। अगर आपको ये बताना पड़ रहा है तो हमारा कुछ नहीं होना। ठीक है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, असली देखो काइनेमेटिक्स मैंने आपसे क्या कहा था, 3 दिन या 30 दिन सेम फील आता है। सेम इज द विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है कि दोनों चैप्टर साथ साथ शुरू है। जो लोग कुछ सालों से एक आध दो तीन ड्रॉप ले लिए, उनको याद होगा कि ज्यादातर कोचिंग्स में मैकेनिक्स शुरू करते हैं लोग एनएलएम से, और 12वीं क्लास शुरू करते हैं ऑप्टिक्स से। क्यों करते हैं? दोनों ही आसान है। लेकिन ये एक तरह से सब्जेक्ट को किल करना होता है। क्यों करना होता है? कि आपको मैकेनिक्स जब शुरू कर रहे हो आप, तो अगर आपने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ी और आप मैकेनिक्स आगे पढ़ना चाहते हो, तो ये मान के चलें फिर आप मैकेनिक्स को याद कर रहे हो। पहला बेस ही उसका क्या है? इधर 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पूरा बेस इलेक्ट्रो है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को। वो कोई भी पढ़ाए दुनिया का टीचर, अगर आपका 11th कमजोर है, पूरा मैकेनिक्स कमजोर है, एसएचएम आपको नहीं आता, मतलब वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम पे 11वीं क्लास पढ़ा रहे होते हैं ना, तो बेवकूफ बनाते हैं। भाई ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स और एसएचएम, इनका कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब वो ऐसे हमारे टाइम में क्या बोलते थे कि या तो तेरे को ये सारे चैप्टर आए तो इलेक्ट्रो समझ में आएगा, या इलेक्ट्रो को बहुत ढंग से समझ ले सारे चैप्टर सीख जाएगा। अब तुम किन में से हो, तुम देख लो। हाँ जी, पेपर बढ़िया बनाया है इस बार, गलत फहमी में ना रहे। काइनेमेटिक्स क्या होती है? एनएलएम भी आएगा ना। रूल्स आर रूल्स। भाई अगले संडे को ना टेस्ट तुम्हारा। बस तो अपने 4 क्लास आएंगे एनएलएम की। 4 क्लास में आधा एनएलएम हो जाए, क्या बात कर रहा है? तो लिटरली 7 लेक्चर मिलते हैं एनएलएम फ्रिक्शन के लिए। 7 लेक्चर में खत्म। हम यहाँ अपने 2 लेक्चर ज्यादा हो गए इसमें, पता है तुम्हें? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।